हाँ, प्रिय साथियों, हाँ, आज मैं हमारे गांव के मीणा समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित श्री मूलाराम जी मीणा, इनके वक्तव्य को रिकॉर्ड करने के लिए मैं आया हूं। आप रेलवे के बहुत ही उच्च पद टीएनसी के पद से आप रिटायर हुए हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ के सरकारी विद्यालय में हुई। उसके बाद में चूरू के लोहिया महाविद्यालय में आपने अध्ययन किया। और चूँकि मीणा समाज, रत्ननगर का जो मीणा समाज है, उसकी एक अलग ही पहचान है। क्यों मैं जब भी चर्चा करता हूं तो मेरे सामने ये आंकड़े आते हैं कि रत्ननगर में मीणा समाज के जितने व्यक्ति सरकारी जॉब में हैं, उतने व्यक्ति किसी भी जॉब में नहीं हैं। तो आज इसी संदर्भ में ये जो मेरा जो वीडियो है, ये रत्ननगर के मीणा समाज पे फोकस रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके मीणा समाज में आपके जो मुखिया मान लो या आपके परदादा सरदादा जो थे, उनका नाम क्या था और वो सबसे पहले कहाँ से उठ के आए और किस गांव से आए, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, शुरू में हमारा आगमन सीकर डिस्ट्रिक्ट में रिंगस के पास पचार गांव है, वहाँ से हमारे जो पूर्वज थे वो आए और देपाल सर में सेटल हुए। ठीक है। फिर देपाल सर ठिकाना था ये चूरू ठाकर साहब के मातेती में था। तो चूरू ठाकर की और बीकानेर दरबार की एक बार लड़ाई हुई, उसमें हमारे पूर्वजों ने भाग लिया। उसमें 2-3 पर्सन थे, वो वार प्रिजनर हो गए थे। ठीक है। और उसी दौरान जब रत्ननगर के बसावट का काम चल रहा था, तो इसका जो प्रकोटा था उसका निर्माण हो रहा था। उस दौरान एक भैंसे की चोरी हो गई। अच्छा। जैसे घरट निकाला करते अच्छा। का घरट। तो वहाँ जब दरबार के पास ये रिपोर्ट पहुंची कि वहाँ भैंसे की चोरी हो गई, घरट का काम नहीं हो रहा है, तो पूछा कि वहाँ कोई मीणे नहीं है क्या? कि देपाल सर में बसते हैं वो तो, लेकिन वो ढूंढेंगे नहीं। फिर क्यों? तो इसलिए नहीं ढूंढेंगे कि उनके पूर्वज हैं वो 2-3 आदमी यहाँ के वार प्रिजनर हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि आप उनको छोड़ो तो हम ढूंढे। तो उन्होंने उनको छोड़ा और उन्होंने आकर के उस भैंसे की तलाश की। और उसके बाद में यहाँ पर 10,800 वर्ग गज का पट्टा बीकानेर दरबार ने उनको अलाट किया और देपाल सर से यहाँ सेटल। ठीक है। यहाँ सेटल होने के बाद में फिर एग्रीकल्चर ज़मीन भी उनको दी गई और वो यहाँ सेटल हो गए सारे के सारे। ठीक है। तो वर्तमान में कितनी पीढ़ियां निकल गई है मीणा समाज में? अभी कौन सी पीढ़ी चल रही है? ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 10th पीढ़ी है हमारी। 10वीं पीढ़ी चल रही है। हाँ, इसका मतलब काफी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। और अगला मेरा प्रश्न है कि आपके समाज में सरकारी जॉब में ऊंचे पद पे कौन कौन व्यक्ति पहुंचे हैं? देखिए, हमारे परिवार में सबसे पहले एजुकेशन की तरफ आने वाले आदमी थे हमारे चाचा जी सुखदेव जी। ठीक है। जो शिक्षा प्रसार अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। हाँ। और उन्हीं की देन है कि उनके बाद में रघुनाथ भाई साहब आए, डालूराम जी आए, नथमल जी आए, और फिर मैं आया। अबस किरोड़ी, सरदारमल, रिदाधर, कम से कम भी 60-70 कर्मचारी हैं। 60-70 कर्मचारी और अच्छे अच्छे पोस्टों पर हैं। एक भाई का लड़का है, वो डॉक्टर है। हाँ। सेवा में करीब करीब हर परिवार में 4-5 है। इसके पीछे कारण आप यहाँ के स्कूल एजुकेशन को मानते हो या कॉलेज एजुकेशन को या कोई विशेष अध्यापक? इसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत तो सुखदेव जी हैं, रघुनाथ प्रसाद जी भाई साहब थे, ये रहे। और उसके बाद में स्कूल में सीनियर स्कूल बन गई, तो यहाँ स्कूल जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाँ। तो 10वीं तक तो यहाँ एजुकेशन इजीली गेन हो गई। हाँ। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एडजॉइनिंग होने की और लोहिया कॉलेज नज़दीक होने की वजह से भी बड़ा फर्क पड़ा। यहाँ से स्कूल एजुकेशन के बाद में कॉलेज एजुकेशन के लिए हमें दूर नहीं जाना पड़ा। तो वो आर्थिक वजन भी नहीं आया। हाँ, बिल्कुल। तो
कॉलेज में एजुकेशन इजीली हो गई। हाँ, तो स्कूली शिक्षा में यहाँ सर्वश्रेष्ठ शिक्षक कौन कौन थे आपकी नज़र में? देखिए, हमारे याद आने में सबसे बढ़िया टीचर राम सिंह जी राठौड़। उसके बाद में एज प्रशासक मान सिंह जी, बहुत डेड ऑनेस्ट आदमी थे। हाँ हाँ। और गजराज सिंह जी थे। गजराज सिंह करीब करीब गांव के ही टीचर ज्यादा थे राजपूत परिवार से। हाँ, ये भी सब के सब बड़ा उनका रुझान था, लगाव था स्टूडेंट से। हाँ हाँ। तो वो पढ़ाने में बड़ी रुचि रखते थे। हाँ, और महाविद्यालय शिक्षा में बढ़िया टीचर, बढ़िया प्रोफेसर तो साहब उस वक्त देखिए हमारे डॉक्टर पीपी भट्ट थे, हिंदी के प्रोफेसर। ठीक है। बहुत विद्वान और मृदुभाषी। और नौरत्मल जी धारीवाल होते थे पॉलिटिकल साइंस के। हाँ हाँ, धारीवाल साहब बहुत बड़े दार्शनिक और विद्वान थे। तोड़ाराम जी शर्मा इतिहास के प्रोफेसर होते थे। तो उनकी हमें तो आज भी याद आती है कि वैसे टीचर बड़े मुश्किल है। एक लगाव नहीं रहा, आत्मीय लगाव आज के समय में हाँ हाँ कम है उस वक्त से। हाँ हाँ हाँ। इसके बाद में अपने रतननगर जो है, बोलते हैं ये रत्नों की नगरी है, रत्नों की खान है। और खेल के क्षेत्र में बताते हैं अपने गांव का बहुत बड़ा रोल रहा है। कॉलेज की जितने भी खिलाड़ी थे, टीमें होती थी, उसमें आधे खिलाड़ी तो बताते हैं इसी गांव के होते थे। हाँ। तो आपके समय में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी इस गांव से जो रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा बताएं। इसमें देखिए बड़ी नगर की लीजेंड पर्सनालिटीज में तो मैं ये कहूँगा कि बहुत आदमी है। सुप्रीम कोर्ट के जज तक NL ऊंटवालिया साहब और कर्नल जय सिंह जी राठौड़ आर्मी में डिफेंस में थे। और सुरेखा जी के परिवार में भी IAS थे। हाँ। सांवरमल जी धीरेन्द्र IAS पद से रिटायर हुए। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी गांव में। और गांव में एजुकेशन का रेशियो है ये बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। स्पोर्ट्स सेक्टर में मुझे देखिए वॉलीबॉल के क्षेत्र में तो वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है कि उसमें बिशन सिंह है, वो मुझे आज बहुत याद आता है। और वैसे खिलाड़ी कभी कभी ही पैदा होते हैं। आज भी वो जिंदे हैं, जयपुर रह रहे हैं। और वॉलीबॉल के कोच थे, वो रिटायर हो गए। बहुत ही शानदार धुआंधार खिलाड़ी थे। उसके बाद में पृथ्वी सिंह जी, देवराज सिंह जी, प्रभाती लाल। हमारे परिवार में नथमल भाई साहब जो सब इंस्पेक्टर से रिटायर हो गए, ये भी वॉलीबॉल खेलते थे, अच्छे प्लेयर थे। नारायण प्रसाद परिहार। एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में मैं बताऊं आपको कि मैं जब छोटा था, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त रूप सिंह जी होते थे, 1500 मीटर के रनर थे वो। नारायण सिंह जी 100-200 मीटर दौड़ते थे। अच्छे रेसर थे, लेकिन उस वक्त उनको पता ही नहीं था कि ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसलिए उन्होंने इसको कभी सीरियसली नहीं लिया। हाँ। लेकिन मुझे उन लोगों से बड़ी प्रेरणा मिली। और मैं एज गुरु करणी सिंह जी राठौड़, देपाल सर PTI थे वो, उनसे मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और मेरे को तैयार होने में उनका योगदान रहा है। तो मेरा वो बहुत ही आस्था का जो है वो पात्र है, वो करणी सिंह जी थे। हाँ। मुझे उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली। और मैं 100-200 मीटर में सबसे पहले 1967 में चूरू डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में 100 मीटर में फर्स्ट आया था। अच्छा। उसके बाद तो वो बस चलता ही रहा। 68 में मैं बीकानेर डिवीज़न में फर्स्ट था 100 मीटर में। और राजस्थान स्टेट स्कूल्स में मैंने डिवीज़न को रिप्रेजेंट किया। ठीक है। उसके बाद में 71 में कॉलेज में आ गए। कॉलेज को भी मैंने 71, 72, 73 3 साल रिप्रेजेंट किया 100-200 मीटर में। मैं लोया कॉलेज का एथलेटिक्स कैप्टन भी रहा 72 और 3 में। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान पुलिस में भर्ती हो गया। 2 साल मैंने राजस्थान पुलिस में 100-200 मीटर पार्टिसिपेट किया, बीकानेर डिवीज़न को रिप्रेजेंट किया।
और 78 में रेलवे में आ गया। 1 साल मैंने नॉर्दर्न रेलवे में 100 मीटर में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। तो इसका मतलब आप भी एक बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं अपने ज़माने के। और अब मेरा अगला प्रश्न है कि पुराने ज़माने में स्त्री शिक्षा पे इतना जैसे जोर नहीं था। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हमारे जैसे परिवारों में तो एक तरह से बहुत ही सख्ताई से मनाही थी इसकी। हाँ हाँ। कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना है, घर से बाहर नहीं जाना है, ये था। लेकिन वर्तमान में जैसे लोहिया महाविद्यालय में मैं देखता हूँ 7,000 हमारी कॉलेज में विद्यार्थी हैं और उसमें 3,500 लड़कियां हैं। तो अपने मीणा समाज से भी कौन कौन सी बच्चियां हैं जो हायर एजुकेशन इसमें ले रही है? जिसमें तो साहब पीजी करने के बाद में पीएचडी कर रही हैं लड़कियां। हाँ हाँ। 2-3 लड़कियां तो पीएचडी कर रही हैं और एक लड़की है वो एलएलबी करके अब एलएलएम कर रही है। एलएलएम कर रही है। हाँ। और किरोड़ीमल के भाई की लड़की है। हाँ हाँ। और मेरी भी एक लड़की मेरे पास यहाँ रह रही है, वो बीए फाइनल में है इस साल। 93 से अब परसेंटाइल है 93%। और आपकी अध्ययन काल की कोई रोचक बातें, कोई अपने साथियों की, उनसे भी थोड़ा रूबरू करवाएं। अध्ययन काल में तो देखो मेरे साथ पीडी सोनी जी उस वक्त में हमारे क्लास फेलो थे। हाँ। और प्रभाती लाल दर्जी थे, बजरंग लाल चाकलान थे। ये सारे बड़े हंसमुख, और शाम के टाइम में फील्ड में यहाँ प्लेग्राउंड में हम वॉलीबॉल खेलते थे। बड़ा हंसी मजाक चलता था। एक बार हमने अप्रैल फूल मनाने के लिए एक पर्ची लिख करके सावरमल जी सुरेखा के पास भेजी कि ये लड़का आ रहा है, इसको सेठ साहब आप 20 रुपए दे देना। और राम सिंह जी के नीचे हमने दस्तखत कर दिए। अच्छा। हम उसमें बाद में पकड़े गए, वो तो बढ़िया तेज था। हाँ। तो सेठ साहब ने क्या किया, वो पर्ची तो अपने पास रख ली गई। लाला तुम चलो, मैं आ रहा हूँ स्कूल में और ला रहा हूँ। और बाद में हम उसमें पकड़े गए। तो मैं तो भाग गया वहाँ से, और बाकी उन 2-3 की वहाँ पर पिटाई हुई। मेरे को आगे के लिए इस तरह की ये हरकत न करने का उन्होंने कहा कि आइंदा ऐसा मत करना चाहिए। हाँ। इस गांव के बारे में कोई खास बात, यहाँ की बसावट, नगर नियोजन? रतन नगर जो है वो वाकई बहुत ही वेल सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के एकदम एडजॉइनिंग है। और नक्शा गांव का जो है, मैं तो धन्यवाद देता हूँ उनको, नंदलाल जी जो गांव को बसाने वाले थे, उन्होंने इतना शानदार ये जयपुर के नक्शे पर इसको बसाया है कि एक दूसरी रोड को साइमल्टेनियसली क्रॉस करती हुई निकलती है और वो गांव के पार हो जाती है। गांव के चारों तरफ कोई टाइम में तो हमारी याददाश्त में भी बड़ा ऊंचा एक प्रकोटा था, लंबा चौड़ा। तो बाद में नगर पालिका ने बेच करके, और वो उस वक्त बजट बहुत कम आता था। हाँ। वो कर्मचारियों को पेमेंट करने के लिए वो अलग अलग किताबों में वो टुकड़े फोड़ करके बेच दिए। लेकिन आज भी रतननगर की जो बसावट को, यहाँ की एजुकेशन के प्रति लोगों में एक रुझान जो है वो वाकई बहुत शानदार है। हाँ हाँ हाँ। मीणा समाज के लिए बताते हैं कि गांव की रखवाली करना, रात को पहरेदारी करना, ये जैसे मुख्य इनका धंधा होता था। तो क्या अपने समाज में भी यहाँ के चौकीदार रहे हैं पहले? हाँ, चौकीदार रहे हैं। हमारे गणपत राम जी दादू जी होते थे, नसमल जी के दादू जी। हाँ। वो चौकीदार था। उनके बीना सर, मेघ सर दूसरे गांव के भी। और यहाँ हमारे गांव में केसर देव जी होते थे, हमारे 3 नंबर दादू जी, किरोड़ी के दादू जी, रामदेव जी, ये गांव का चौकीदार रखते थे। और एक बार ये चौकीदारी के फलस्वरूप क्या है कि कोई अनाज वगैरह काश्तकारों से लाना, वो उसकी एवज में देते थे। हाँ। उनका कोई पशु वगैरह गुम हो जाता था तो वो ढूंढ करके लाते थे। हाँ। तो एक बार कोई मेघवाड़ों में कोई खर्च था, खर्च किसको कहते हैं, मोसर। बूढ़ा आदमी मर जाता है तो उसके
तो उनका चमारों से, वैसे तो वो खाते नहीं थे हाँ सूखा अनाज, कोई चावल गुड़ शक्कर। हाँ तो दादू जी ने, गणपत राम जी ने कहा कि लाओ भाई हमारा भी सीधा दे दोगे। हाँ। तो उस मेघवाल ने कहा हम तो आजकल बांका ही देते हैं, सीधा नहीं देते। मतलब वो थोड़ा अड़ियल टाइप का था। हाँ हाँ। उसने दिया नहीं। तो वो कुशल सिंह जी ठाकुर होते थे, उनके पास आए कि चौकीदार कैसे उदास कैसे हो कि यार आपकी उसने चमार ने मेरे को आज ऐसा सूखा जवाब दिया। तो बोले आखा देख दो। और रात को ही उसकी 3 सांडे ऊँटनियाँ वो पार करवा दी। हाँ हाँ। और 2 महीने तक पीछे पीछे फिरता रहा। फिर 200 से 400 रुपये उस टाइम में बहुत बड़ी रकम थी। हाँ हाँ। वो उनसे ले लुआ करके वो वापिस ला दी। इस तरह की आँखा निकाल देते थे। हाँ आँखा। तो लेकिन वो ज़्यादा फिर लंबे समय तक नहीं चला, वो छोड़ छाड़ दी। चाचो जी सुखदेव जी फिर सर्विस में आ गए। हाँ और हर घर में फिर कर्मचारी होने लग गए, तो वो चौकीदारा वगैरह सब छोड़ छाड़ के अपनी शिक्षा की तरफ ज़्यादा। हाँ, वर्तमान में सभी परिवार संपन्न है। हाँ सब संपन्न है। और नई पीढ़ी के लिए आप कोई संदेश देना चाहो? नई पीढ़ी के लिए देखो, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझ रहा हूँ कि वर्तमान पीढ़ी जो है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ संक्रमित सी हो गई है। एक तो पता नहीं इसकी क्या वजह है कि एक तो उनके ऊपर कोई दायित्व का कोई वजन नहीं है, इसलिए वो शिक्षा के प्रति भी कम रुझान है उनका। और सरकारी नौकरियों में भी स्थान पाने का रेशियो अब पहले के बनिस्बत कम हो रहा है। क्योंकि अब स्ट्रेंथ बहुत हो गई। हाँ। बड़ा कंट्रास्टिंग कंपटीशन हो गया। हाँ, स्ट्रगल हो गया है। तो इस कंपटीशन में तो उसी हिसाब से हम अपने आप को तैयार करेंगे तब स्टैंड कर सकेंगे, नहीं तो हम टिकेंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो नई पीढ़ी को क्या है कि थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि उनको जागरूक होना चाहिए और ज़्यादा एजुकेशन के प्रति हाँ उनको रुझान होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। हाँ हाँ। और आजकल ये पहले जैसे मीणा शब्द लगाते थे अपन, और अभी जैसे मेरे ध्यान में आया कि मीणा के स्थान पर मीना शब्द लगाने लग गए। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए ये तो वो पानी और पानी हाँ वाली सी बात है ये। अच्छा। और मेरे रिकॉर्ड में भी जब 68-69 में बोर्ड में मेरी वो भेजी गई डाटा, हाँ। तो उसमें मीना। हाँ ठीक है। और काफी लोगों के मीना है, लेकिन नॉर्मली वैसे चलते में मीना ही लिखते मीना ही चलते हैं। अभी अब हम लोग भी यही कहते हैं कि भाई आप किस परिवार से बिलोंग करते हो? मीणा परिवार से। लेकिन वो इन रिकॉर्ड मीना है। वो केवल उच्चारण का फर्क है, बाकी उसमें कोई फर्क। हाँ हाँ। और यहाँ नगर में पुराने सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, होली में गिंदड़ है, ढप है। अरे साहब, तो आपके परिवार में कोई बढ़िया कोई कलाकार? मेरे पिताजी बहुत अच्छे चंगों के रसिए थे। चंगों के? हाँ, चंग के वो एक धमाल होती है, उसको कहते हैं पर्थ की धमाल। हाँ। वो 1-2 बजे बाद में शुरू की जाती है रात्रि में। अच्छा। तो उसके लिए उनको लोग घर पर बुलाने के लिए आते थे। वो एक बार वो बुखार हो गई थी तो 2 बजे बुलाने के लिए आए, उन्होंने अपनी वो रजाई फेंकी और वहाँ चले गए, धमाल करने लगे। अच्छा। और एक वो पाड़ू महर्षि परिवार में होते थे, बहुत अच्छे रसिए थे। और कई थे, बहुत थे। तो चंगों के भी थे और कल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी। गिंदड़ होती है, नगारा बजाते हैं ना, नगारे में हमारे फुलाराम भाई साहब हैं, वो बहुत अच्छे नगारती हैं। अच्छा। और पुराने टाइम में तो सोनलाल जी, जीतमल जी, ये ओसवाल परिवार है, ये स्पेशली उसमें रुचि रखते थे। हाँ। नगारती होते थे। लेकिन अब फुलाराम जी हैं, वो नगारती हैं। और आपकी दोस्ती से मैं मिलना चाहूँगा। आपने जैसे बताया अभी कि वो मेरिट होल्डर बच्ची है। हाँ। तो उससे भी मैं रूबरू होना चाहूँगा। हाँ, आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आप
राज्य स्तरीय मेरिट में जैसे आपका स्थान है और 90% से ऊपर अंक आना, ये अपने आप में एक गौरव की बात है। और आजकल जितनी भी परीक्षाएं होती है, जितने भी इंटरव्यू होते हैं, नौकरी लगती है, तो उसमें सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि अपने बारे में बताइए। तो मेरा भी आपसे यही प्रश्न है कि आप संक्षेप में अपने बारे में बताइए। मेरा नाम प्रियंका है और मैं जब 4 साल की थी तब से अपने यहाँ नाना जी के घर पे रह रही हूँ। और मेरी पूरी पढ़ाई भी रतन नगर से हुई है, कॉलेज भी लोया कॉलेज चूरू से। तो मतलब ओवरऑल मैं हूँ तो झुंझुनू से। हाँ। पर एजुकेशन का जो सारा क्रेडिट है वो मेरा चूरू डिस्ट्रिक्ट को ही जाता है हमेशा। हाँ। क्योंकि जो यहाँ के स्कूल के प्रोफेसर, जो प्रिंसिपल मैम थे और जो कॉलेज में जो प्रोफेसर्स है, वो सबसे ज्यादा मुझे मोटिवेट करते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि चूरू अब फर्स्ट रैंक पर आता है हमेशा एजुकेशन के लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि तुम्हें झुंझुनू को सपोर्ट करना चाहिए, तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो वर्क टाउन है वो ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए। तो ऐसे मतलब जन्म वाली वो जरूरत है नहीं कि जो जन्म हो वो ज्यादा मैटर करे। जहाँ पर आपका मन लगे वो बेस्ट है। तो आपकी अभी रुचियाँ क्या है? रुचि तो मुझे वैसे तो बैडमिंटन खेलना पसंद है। बैडमिंटन खेलना है और पुराने गाने सुनना। और जब से मैंने ये पढ़ा है कि पॉलिटिकल साइंस में कि जो प्लेटो अरिस्टो है वो मतलब संगीत को ये बोलते हैं कि अगर आपको और ज्यादा इंस्पिरेशनली किसी को मतलब एजुकेशन के लिए आपको डेडिकेट होना है तो वो सॉन्ग सुनिए, उससे आपकी जो शोल है और भी परफेक्ट और स्ट्रांग बन दे। तो मैंने और भी अच्छे से सुनना मतलब स्टार्ट कर दिया है। और कभी भी गाने सुनने पर मुझे घर में डांट नहीं पड़ती है। हम इक्वल तीनों ही गाने सुनते हैं, नानी नाना जी और मैं। पुराने गाने किशोर दा के। और राजस्थान के लोकगीतों के बारे में आपकी रुचि है? लोकगीत हम सुनते हैं, हर टेलीविजन पे जो भी प्रोग्राम जैसे घूमर नाम से आता है हम रोज देखते हैं। तो उनका मुझे ज्ञान है, मतलब वो आते हैं लेकिन मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। कोई जैसे कोई गाने की 1-2 लाइन को याद हो तो जरा बताओ जरा। घूमर वाला गाना आता है घूमर का। तो सुना के जैसे बताएं जरा। इतनी अच्छी नहीं है, आप कुछ और पूछ लीजिए। क्योंकि अभी मैंने वैसे भी वैक्सीन करवाया है तो थोड़ा मेरे शोल्डर पेन भी है। ठीक है। रियली आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आपका जन्म भले ही झुंझुनू में हुआ हो, लेकिन आपने इस गांव का पानी पिया है। ऑफ कोर्स। और इसलिए आप भी रतन नगर के रत्नों की जो श्रृंखला है उसमें आपका नाम भी शामिल होगा। मुझे तो इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने नाना जी की तरह नाम कमाएं और बहुत ऊंचे IAS IPS के पद पे आप पहुँचें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको मेरी तरफ से भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। और पुणे में मूलचंद जी से संपर्क कर रहा हूँ। और अंत में कोई संदेश सर कोई आप देना चाहें? संदेश देखिए, इस नई पीढ़ी को मैं यही कहता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होकर के स्टडी की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। और करियर बनाने के लिए हार्ड वर्क और स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और वर्तमान में जो दुर्व्यसन है, जैसे बेमतलब के मोबाइल दिन भर चालू रखना और इधर उधर आवारागर्दी में फिरना, ये बंद करके और युवा पीढ़ी को सजग होना चाहिए अपना करियर बनाने के। स्पोर्ट्स में भी करियर बनाना चाहिए। स्पोर्ट्स में भी बच्चों को समय निकाल करके शाम के टाइम में भाई एक्सरसाइज भी है, वो योगा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स से हमारी बॉडी सॉलिड होती है और आगे अचीवमेंट भी फोर्स की सर्विसेज हैं, उनमें ये बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस होना। तो ये 1-2 घंटे का शाम के टाइम में प्लेग्राउंड की तरफ भी उनको बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। और आपने कई अनछुए पहलू, कई आपने पुरानी बातें बताई, जैसे अप्रैल फूल वाली जो बात है, ये मेरे लिए तो मैंने तो कभी सुनी नहीं। और इस तरह का एक कलेक्शन, क्योंकि मैं जैसे गांव पे जैसे किताब लिखने का मेरा प्रोग्राम चल रहा है और इसी बीच में छोटे ये डॉक्यूमेंट्री में मैं बना के मैं चैनल के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। और मुझे आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। और आगे भी जब भी कभी कोई जानकारी की आवश्यकता होगी
खेल के संदर्भ में, आपके मीणा समाज के संदर्भ में, आपकी स्वयं की जीवनी के संदर्भ में, तो मैं आपसे बीच बीच में रूबरू होता रहूँगा। और अंत में मैं इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों से मैं एक बार मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।